एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत सीजीएल 2025 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की इस जीके जीएस सीरीज में। आज की क्लास के अंदर जिस शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे वो रहेगी 16 सितंबर 2025 शिफ्ट नंबर 1। इससे पहले 12, 13, 14 और 15 की सभी शिफ्ट्स इस डिस्कशंस आप लोगों को इसी यूट्यूब के चैनल पर मैंने प्रोवाइड करे हुए हैं, एक बार उनको आप जरूर देखिएगा। इस शिफ्ट का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन पूछता है, व्हाट फीचर वाज यूज्ड ऑन गोलकोंडा फोर्ट्स गेज टू प्रोटेक्ट इट ड्यूरिंग अटैक इन्वॉल्विंग वॉर एलिफेंट्स। यानी कि युद्ध हाथियों के हमले के दौरान गोलकोंडा किले की सुरक्षा के लिए इसके द्वारों पर क्या विशेषता का उपयोग करा गया है। देखो, गोलकोंडा फोर्ट जिसकी लोकेशन सबसे पहले आप लोगों को याद नहीं है, तेलंगाना, उसका ये जो मैसिव गेट्स है ना, उनके ऊपर लोहे की नुकीली कीलें लगाई गई हैं, यानी कि स्टील्स के स्पाइक्स लगाए गए हैं। मतलब लगाए जाते थे, क्यों? क्योंकि युद्ध में जो हाथी वगैरह इस्तेमाल करते थे ना, दरवाजे वो तोड़ते थे, तो अगर वो हाथी दरवाजा तोड़ेगा तो हाथी जब टक्कर मारेगा तो वो कील उसके मुंह में या फिर उसकी सूंड में लग जाएंगी और वो घायल हो जाएगा। इससे हाथी पीछे हट जाते थे और गेट सुरक्षित रहते थे। तो ये टेक्निक ऐसा नहीं है सिर्फ गोलकोंडा के फोर्ट के अंदर ही है, जो आपका चित्तौड़गढ़ वाला फोर्ट है वहां पर भी है, ऐसे ही कुंभलगढ़ वाला जो आपका फोर्ट है वहां पर, एंड देन सेम आपका मेहरगढ़ वाला फोर्ट। इन सभी किलों के अंदर ये आपको विशेषताएं नजर आती हैं। तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। डीप मोट विद वाटर चैनल्स, जल चैनलों के साथ गहरी खाई, कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिफाइड स्पाइक्स, क्या उस समय पर विद्युतीकृत स्पाइक्स यूज करे जाते थे? अरे यार, ये तो मतलब मेडिवल इंडिया, और इस समय पर तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। और उसके बाद स्टोन के कैनन्स के टावर्स, यानी कि पत्थर के तोप टावर, कोई मतलब नहीं है। ये जो स्टील स्पाइक्स डोर पर आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वाली इसकी विशेषता रहेंगे। तो एलिफेंट्स का यूज वॉर में करा जाता है, ये एक एंशियंट सीज वेपन हुआ करते थे हाथी, और गेट्स पर ये स्पाइक लगाए जाते थे सो दैट के हाथी जब तोड़ने का काम करे तो उसके सूंड में चुभ जाए। तो याद रखेंगे, एलिफेंट प्रूफ गेट्स। ओके। Which of the following best captures the core ritual and symbolism of the Fagli festival in Pattam Valley? निम्नलिखित में से कौन सा पट्टन वैली में फागली त्योहार के मुख्य अनुष्ठानों और प्रतीकात्मकता को सबसे अच्छी तरह दर्शाते हैं? अब आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी कि सीधे सीधे अब आप लोगों से ना कि ये वाला फेस्टिवल बताइए कहाँ का है, या कौन सी इसको जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो सेलिब्रेट करती है, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। उन आपके फेस्टिवल्स की आपसे विशेषताएं पूछते हैं। तो ये फागली या फिर कुश या कुंज जो फेस्टिवल है ना, वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल रीजन में मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल का जो कोर थीम है वो एग्रीकल्चर की जो होप है कि भाई जो स्नो बाउंड मंथ आएंगे उस समय में हमें एग्रीकल्चर होप रहे, उसको लेकर बनाया जाता है। जिसमें जो वेलो के स्टिक्स होते हैं ना, उनसे घर के अंदर आपकी सिंबॉलिक प्लगिंग करी जाती थी, क्योंकि बाहर जमीन बर्फ से ढकी रहती थी। तो ये रिचुअल अगले जो फार्मिंग सीजन है ना उसके लिए प्रॉस्पेरिटी और फर्टिलिटी का सिंबल हुआ करता था। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिए आपका बर्जा, सिंबलाइजिंग शिखर अप्पा, इज मेड विद मैरीगोल्ड एंड टर्मरिक एंड प्रेज्ड एट विलेज श्राइन्स। जी नहीं। पुनः इन्वॉल्व सिंबलिक प्लविंग इंडोर्स वाइल विलो स्टिक्स रिफ्लेक्टिंग फार्मिंग होप्स ड्यूरिंग स्नो। ये वाला ऑप्शन देखो आपका करेक्ट रहेगा। तो मैंने बताया ना, नाउ ये फागली पर बात हो रही है। स्नो सीजन का ये फेस्टिवल है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जिसके अंदर फार्मिंग होप और सिंबॉलिक एग्रीकल्चर पर फोकस करा जाता है। और अगर रीजन पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति और पट्टन वैली वाला एरिया ना, वहां पर ही मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। डिटरमाइन द करेक्टली मैच्ड गुप्ता फिस्कल टर्म विद इट्स मीनिंग। गुप्त राजकोषीय शब्द को उसके अर्थ के साथ सही ढंग से मिलाइए। अब देखो, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्कशन जब भी हम करते हैं तो उसमें ना अलग अलग फिस्कल और लेबर टर्म्स आपको मिलते हैं। जैसे कि एक टर्म आपको मिलेगा वेस्टिका, जो ऑप्शन नंबर डी में इन्होंने दिया है। इसका मतलब होता था फोर्स्ड लेबर।
अगर आप किसी से जबरन मजदूरी करवा रहे हैं तो लोगों से बिना मजदूरी लिए काम करवाया जाता था, उनसे रोड बनवाने में हेल्प ली जाती थी, उनसे नहरें बनवाने में हेल्प ली जाती थी, उनसे किले बनवाने में हेल्प ली जाती थी। तो ये सिस्टम प्राचीन भारत में कॉमन हुआ करता था। इवन मौर्यन पीरियड में कॉमन था, गुप्ता पीरियड के अंदर, और आपका मध्यकालीन पीरियड के अंदर बैगर सिस्टम आपको नजर आएगा। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है उसमें आपको यहाँ पर निर्णय दिया गया है। क्या ये कंपलसरी लेबर सर्विस हुआ करती थी? जी नहीं, ये कैश टैक्स हुआ करता था, ये लेबर नहीं थी। ऐसे ही यहाँ पर आपको ध्यान में दिया गया है, क्या ये गोल्ड टैक्स हुआ करता था? जी नहीं, ध्यान में एक प्रकार से टैक्स इन काइंड हुआ करता था, मतलब जो अपनी लोग ग्रांट्स देते थे, ये गोल्ड टैक्स नहीं है। ऐसे ही भोग दिया है, क्या ये किंग का शेयर हुआ करता था प्रोड्यूस में, यानी कि उपज में राजा का हिस्सा होता था? जी नहीं, ये एक इंजॉयमेंट ट्रिब्यूट ऑफरिंग हुआ करती थी, ना कि राजा का हिस्सा किसी प्रोड्यूस में। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा वेस्टिका, ये जबरन या फिर बेगाम श्रम हुआ करता। याद रखेंगे इनको। चलिए भाई, which musical instruments from Sikkim is believed to have been created for the deity Tellara Dargonga? सॉरी मैंने नाम अगर गलत लिया हो, टेटलारा लाहाडोंगना, एंड इज एसोसिएटेड विद मिथोलॉजिकल ओरिजिन्स। सिक्किम से संबंधित इन्होंने यहाँ पर एक आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा है। अब वो उसी के बारे में इन्होंने कहा है कि भाई उसको क्रिएट करा गया था, ये एक डेटी का नाम दिया है टेटलारा लाहाडोंगना। तो जैसे कई सारे नाम इसके लोकली यूज होते हैं, जैसे कि इसको बिनायो के नाम से भी जाना जाता है। अब लेकिन बिनायो तो नाम इन्होंने यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर ब्रैकेट में दे रखा है, तो ये है आपका सिमिकला कुम। ठीक है, इसको बिनायो के नाम से भी जानते हैं। तो सिक्किम में एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि जो लेप्चा कम्युनिटी है, लेप्चा कम्युनिटी है, उससे जुड़ा हुआ है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को रिलीजियस रिचुअल्स के अंदर, या फिर जो सेरिमोनियल डांसेस होते हैं, या फिर जो इनके सीजनल फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें उपयोग करा जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको नियारा होंगसिंग के भी दिया गया है, ये सिक्किम के मिथलिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में आपको नजर नहीं आएगा। बाकी आप फिलहाल इसका नाम याद रखिएगा। तो ये चर्चा में क्यों है ना, कभी भी अगर कोई करंट अफेयर के न्यूज में ऐसे इंस्ट्रूमेंट चर्चा में रहते हैं, कोई त्योहार रहता है, तो उसके फीचर्स अब हमें पढ़ने हैं कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वहां पर यूज हो रहा है। नेक्स्ट है, कर्णम मल्लेश्वरी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन विच स्पोर्टिंग डिसिप्लिन? सभी लोगों को पता है, एकदम आसान है, नाम याद रखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। ये इंडिया की पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता, और ये मेडल जीता था इन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर। ठीक है, और ये इवेंट कौन सा था? ये 2000 वाले ओलंपिक्स थे, जिनका आयोजन कहाँ पर कराया गया था? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, सिडनी ओलंपिक्स। तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था, और इस अचीवमेंट ने इंडियन वुमेन को पावर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस दिया। इससे पहले इंडियन वुमेन का कोई ओलंपिक मेडल नहीं था, तो मल्लेश्वरी ने एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन सेट किया था इस मेडल को हासिल कर। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी को लेकर एक और सवाल कल को पूछा जा सकता है कि बताइए फर्स्ट इंडियन वुमेन ओलंपिक मेडलिस्ट, तो कर्णम मल्लेश्वरी याद है। ठीक है, मैचिंग करनी है भाई। इधर आपको रूलर दिए गए हैं, इधर आपको उनका शासन काल दिया गया है, और ये बहुत ही आसान इन्होंने आपको ऑप्शन दिए हैं। सभी लोगों को रटे हुए होते हैं रूलर्स को, उनके राइन पीरियड से हमें मैच करना है। सबसे पहले नाम लिया है इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो 1206 से 1210 के साथ इसको मैच कर दें। दिल्ली सुल्तनत का पहला रूलर, इस स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर। दूसरे हैं पृथ्वीराज चौहान जी। पृथ्वीराज चौहान जी का संबंध हम करेंगे 1175 से 1192 से। आप सभी को पता है लास्ट हिंदू रूलर थे सल्तनत के पहले, मोहम्मद गौरी से हार का सामना करना पड़ा था कुछ बैक स्टैबर्स की वजह से। तीसरा नाम इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का दिया है। जब कभी भी अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र होता है ना, तो इसको हम इसके मार्केट कंट्रोल की पॉलिसीज, इसकी जो प्राइस पॉलिसीज थी, और
स्ट्रॉन्गेस्ट खिलजी रूलर के रूप में जानते हैं। तो ये भाई साहब 1296 से 1396 तक आपको नजर आएंगे। और फिर बचा आपका मोहम्मद तुगलक, इसको 1324 से 1351 तक जानेंगे, जिसके नाम पर श्रेय दिया जाता है किसका? टोकन करेंसी का। ठीक है। कैपिटल शिफ्ट करने के कई सारे इसने बोल्ड स्टेप भी उठाए थे, तो ये आपको यहाँ पर मैचिंग करनी थी। बाकी ऑप्शंस में रूलर्स और पीरियड्स आपके इन्होंने मिसमैच कर रखे हैं, जो करेक्ट होगा वो आपको पता चल जाए। ऐबक को लेकर याद रखेंगे, पहला सुल्तान था पृथ्वीराज को याद रखना है। सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 से एसोसिएटेड है। अलाउद्दीन, जिसका यहाँ पर थर्ड में नाम दिया गया है, ये मार्केट के रिफॉर्म्स को लेकर जाना जाता है। और मोहम्मद तुगलक, ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको लेकर जाना जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स। एट द 1984 समर ओलंपिक्स, पीटी उषा नैरोली मिस्ड अ ब्रोंज मेडल बाय कितने ऑफ अ सेकंड? 1984 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में पीटी उषा जी कितने सेकंड के हिस्से से अपने कांस्य पदक से चूक गई थी? तो ये बहुत ही अ, दुखदायक एक इवेंट है 1984 के लॉस एंजलिस के ओलंपिक गेम्स, जहां पर ब्रोंज मेडल से सिर्फ 1/100 सेकंड से चूक गई थी, यानी कि 0.01 सेकंड से चूक गई थी। तो 100th में हिस्से से चूक गई थी, इसीलिए हमें ये ए ऑप्शन मार्क करना है। और जिस प्रतिस्पर्धा में दौड़ रही थी ना, वो थी 400 मीटर वाली जो दौड़ होती है। तो ये जो मोमेंट है, ये इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री का सबसे इमोशनल मोमेंट्स माना जाता है, और इसी वजह से पीटी उषा को पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो ऐसी टर्म जो दे रखी होती है ना, वो भी हमें याद। ठीक है जी। तो ये इवेंट 400 मीटर का था, वो भी हमें याद रखना है। आगे बढ़ता है। फिल इन द ब्लैंक्स ड्यूरिंग इंडियाज ब्रिक्स चेयरमैन chairship in 2021 की इनिशिएटिव इंक्लूडेड द डिजिटल हेल्थ समिट एंड, इन चार विकल्प में से कौन सा? फॉर एनवायरमेंट कोऑपरेशन। 2021 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान प्रमुख पहलों में डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन और पर्यावरण सहयोग के लिए कौन सा इन चार विकल्प में से शामिल था? अब होता क्या है, अभी अगर मान लो कभी भी आपका सवाल पूछा गया, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार ये तो पुराना सवाल है। अब 2021 में इंडिया ने इस ब्रिक्स की चेयरशिप करी थी, तो इंडिया के लिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनिशिएटिव लेने का डिसीजन लिया गया होगा। तो यहाँ पर इन्होंने ब्रिक्स अलायंस फॉर ग्रीन टूरिज्म, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा है, इसको इन्होंने लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य था कि जो टूरिज्म है उसको एनवायरमेंट फ्रेंडली यानी कि इको फ्रेंडली बनाना, सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करना, क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट होते हैं उनको टूरिज्म सेक्टर में कम करना। इसके अलावा दूसरी चीज मैंने यहाँ पर आपको बता दी, मतलब इन्होंने सवाल में दिया था डिजिटल हेल्थ समिट, काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान इन्होंने लॉन्च किया था। ऐसे कई सारे इनिशिएटिव भी इसके अंदर आए थे। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ब्रिक्स अलायंस फॉर ग्रीन टूरिज्म, ये करेक्ट जाता। 2021 के ब्रिक्स 2021 की जो चेयरशिप थी वो इंडिया के पास थी, ये याद रखना है। ग्रीन टूरिज्म इनका मेजर इनिशिएटिव था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा आप देखते हैं कि करंट अफेयर का वो हॉट टॉपिक ही रहता है। नेक्स्ट है जी, हु रोट इंडिका अ डीप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? इंडिका अ डीप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इन चार विकल्प में से बताना है किसने लिखी। अब आप ये मत सोचिएगा इंडिका, ये तो मेगास्थनीज नहीं दिख रहा है हमें। देखो, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया गया इस पुस्तक के अंदर। और इंडिया का जो एवोल्यूशन है, हमारे माउंटेन्स, हमारी नदियां, हमारे एनिमल्स, हमारा क्लाइमेट, सब कुछ एक साइंटिफिक और रीडेबल फॉर्म में यहाँ पर इस पुस्तक के अंदर लिखा गया है प्रणय लाल के द्वारा। इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है। बाकी और भी नाम इन्होंने दिए हैं। संजीव सान्याल का नाम दिया है, ये अर्थशास्त्र और इतिहास पर काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। ये अगर आप याद रख पाए, इस पर हो सकता है कल को आपसे पूछ ले। ऐसे ही यहाँ पर रोहन मूर्ति का भी नाम दिया गया है, ये फिलेंथ्रोपी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपने लेख लिखते हैं। टोनी जोसेफ भी अर्ली इंडियंस के ऑथर है, ये भी मैं लिख देता हूँ।
अर्ली इंडियंस, इनकी ये पुस्तकें हो सकता है कल को आपसे पूछ ले। तो यहाँ पर प्रणय लाल का आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट मेंस हॉकी इवेंट एट द 38 नेशनल गेम्स 2025 इज और आर करेक्ट। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पुरुष हॉकी स्पर्धा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये 3 कथन दिए गए हैं। हर साल आपके या फिर जब भी ये नेशनल गेम्स आपके हाल फिलहाल में हुए, इनसे संबंधित कुछ चीजें आपको याद रख लेनी होती है। सबसे पहली चीज, 38वें पुरुष हॉकी स्पर्धा जो गेम्स हुए थे, वो उत्तराखंड के मेंस हॉकी इवेंट के जो रिजल्ट है, उसमें इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, वो एक एक करके हम देखेंगे। पहला है, कर्नाटका बीट उत्तर प्रदेश 3-2 से इन द फाइनल। 3-2 से क्या कर्नाटक ने उत्तर प्रदेश को हराया था? बिल्कुल सही है। इसमें गोल्ड जीतने वाला जो राज्य था वो कौन था? कर्नाटक था। और उसके बाद सिल्वर किसके पास गया? यूपी के पास गया। ठीक है। स्टेटमेंट 2, कर्नाटक वर्सेस महाराष्ट्र सेमीफाइनल एंडेड 2-2 डिसाइडेड बाय शूट आउट, यानी कि सेमीफाइनल में महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक का टाई हुआ था, फिर उसके बाद पेनल्टी शूट आउट हुआ था। तो ये बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर मैच था जिसको कर्नाटक जीत गया था। तभी वो फाइनल भी खेला था बाद में उत्तर प्रदेश के साथ। पंजाब वॉन ब्रोंज बाय डिफीटिंग महाराष्ट्र 1-0। तो उसके बाद सेमीफाइनल में कर्नाटक से हारने के बाद और उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र हारने के उत्तर प्रदेश से पंजाब हारने के बाद ब्रोंज मेडल का जो मैच था वो पंजाब और महाराष्ट्र के बीच में हुआ था, जिसमें पंजाब जीत गया था उसको। तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका डी वाला ऑप्शन 1 2 3 ऑल आर करेक्ट करेक्ट हो जाए। ये आयोजन कहां पर कराया गया था भाई? उत्तराखंड के अंदर कराया गया था। कर्नाटक ने इसमें गोल्ड जीता। What initiative did Dr. Jitendra Singh launch in May 2025 as Minister of State PMO and MOS Personnel? मई 2025 में प्रधानमंत्री कार्यालय एवं कार्मिक राज्य मंत्री के रूप में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कौन सी पहल शुरू करी थी? इस तरीके के अगर कोई भी पहल आपकी चर्चा में है, मतलब करंट अफेयर पर बेस्ड कुल मिलाकर ये सवाल है। मई 2025 की न्यूज है, जितेंद्र सिंह जी का संबंध है जो कि एमओएस पीएमओ और एमओएस पर्सनल है। तो उन्होंने ई सिविल लिस्ट 2025 ई बुक लॉन्च करी थी। और ये कोई भी यूपीएससी एसएससी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट जितेंद्र सिंह को जरूर जानता है, क्योंकि इन्हीं से हमेशा गुजारिश करी जाती है कि पेपर में धांधलेजी हो रही है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। तो ये जो ई सिविल लिस्ट 2025 ई बुक है ना, इसके अंदर जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनकी अपडेटेड एक डिजिटल लिस्ट प्रोवाइड करी जानी थी। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने की कोशिश करी गई है, पेपरलेस गवर्नेंस को प्रमोट करा जा रहा है, और जो इजी पब्लिक एक्सेस है उसको इंश्योर करने की कोशिश करी जा रही है। तो ये डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है, ऐसा ये कह रहे हैं, तो याद रखना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन इन 2011? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत थी? ये 2011 के सेंसस के अनुसार पूछ रहे हैं। तो 2011 के सेंसस पर आधारित बहुत सारे सवाल बनते हैं। ऐसे ही ये इन्होंने पूछा है कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कुल देश की लगभग कितनी प्रतिशत है? तो वो 18%। मतलब हर 5 में से लगभग एक इंडियन यूपी से है। तो इसीलिए यूपी लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट्स आपको नजर आती हैं, कितनी? 80। तो याद रखेंगे, यूपी मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। 2011 के सेंसस के अनुसार 18% इनका पॉपुलेशन शेयर है और हाईएस्ट लोकसभा सीट। व्हाट डज द डेजिग्नेशन HLVM3 स्टैंड फॉर इन दी गगनयान मिशन कॉन्टेक्स्ट? गगनयान मिशन के संदर्भ में HLVM3 का अर्थ आपको बताना है क्या है। तो भाई HLVM3 एक्चुअली में ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। तो ये जो ह्यूमन लिखा गया है ये हमें यहाँ पर करेक्ट कर देना है। मतलब कि LVM3 रॉकेट का वो वर्जन है जो ह्यूमंस को स्पेस में सेफली ले जाने के लिए मॉडिफाई करा गया है। और गगनयान मिशन में आपको पता है कि HLVM3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस तक ले जाएगा। एक्स्ट्रा सेफ्टी सिस्टम यूज करे गए हैं, क्रू को स्केप कराने का सिस्टम लगाया गया है, एनहेंस्ड रिलायबिलिटी है। तो ये सारी चीजें ठीक है। तो ह्यूमन रिलेटेड है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट जाएगा।
Which of the following minerals is found in large quantities in India and holds high economic importance? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में बड़ी मात्रा में पाया जाता है और उच्च आर्थिक महत्व रखता है? इंडिया में सबसे ज्यादा क्वांटिटी और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस वाला जो मिनरल रहेगा वो कौन रहेगा? वो आयरन ओर रहेगा ना यार। क्यों इंपॉर्टेंट है? अरे स्टील इंडस्ट्री का सबसे बेस रॉ मटेरियल है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कंस्ट्रक्शन हो, रेलवेज हो, मशीनरी हो, सब में यूज होता है। और इंडिया वर्ल्ड के टॉप आयरन ओर प्रोड्यूसर्स में से एक है। तो मेजर आयरन जो बेल्ट है वो आपको कहां पर नजर आती है? आपको उड़ीसा और झारखंड वाली बेल्ट में नजर आते हैं। इवन जो दुर्ग और बस्तर चांदपुर वाली बेल्ट है वहां पर नजर आती है। बरेली और आपका जो चित्रदुर्ग है वहां पर आपको नजर आती है। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है। कॉपर के इंडिया में लिमिटेड रिजर्व्स है। पेट्रोलियम मोस्टली हम इसको इंपोर्ट करते हैं। टिन बहुत कम मिलता है इंडिया में, तो ये भी यहाँ पर नहीं आंसर। ठीक है। स्टील इंडस्ट्री को मदर इंडस्ट्री कहा जाता है इंडिया की, यहाँ पर लिख लेते हैं, मैं आपको बोल देता हूँ। मदर इंडस्ट्री कौन सी है? स्टील, ये भी याद है। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। ये आपको दो इन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, एक एक करके देखते हैं। बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर कैन एडवाइज डिसोल्यूशन ऑफ रेस्पेक्टिव लोअर हाउस, यानी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही संबंधित निचले सदन को भंग करने की सलाह देख सकते हैं। निचला सदन मतलब सीएम अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, पीएम निचला सदन यानी कि लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि क्या ये बात सही है कि दोनों अपने अपने लोअर हाउसेस को डिसॉल्व करने के लिए एडवाइस दे सकते हैं? ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है ओनली द पीएम कैन रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356। कितना आसान सवाल है। प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड होता है गवर्नर की रिपोर्ट पर और यूनियन कैबिनेट के डिसीजन पर। पीएम अकेला थोड़ी ना ये रिकमेंड कर देता है। इसलिए यहां पर सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट ही करेक्ट था। आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो डिसोल्यूशन एडवाइस है ना वो पीएम और सीएम दोनों के पास है। प्रेसिडेंट का रूल आर्टिकल 356 के अंदर आता है, लेकिन गवर्नर की रिपोर्ट पर कैबिनेट लेती है। ठीक है। Which of the following pairs of type of nutrient and nutrient is correctly matched? तत्व के प्रकार और पोषक तत्व का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आ जाओ भाई, अच्छा सवाल है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। प्लांट के न्यूट्रिशन में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो छोटी मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन प्लांट ग्रोथ के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हैं? अब आप लोग मुझे बताओ कि कैल्शियम, जिंक, बोरॉन और आयरन में बोरॉन एक इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है और ये आपका पौधों के अंदर जो सेल वॉल है उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है, पोलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है, फ्रूट को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो कैल्शियम माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला जो यहाँ पर स्टेटमेंट दर दिया वो गलत है। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ये माइक्रो नहीं है। ठीक है। दूसरा इन्होंने यहाँ पर कह दिया जिंक, उसको ये मैक्रो कह रहे हैं, वो क्या है? वो माइक्रो है। ये गलत हो गया। लेकिन जो बोरोन दिया है वो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ये आयरन दिया इन्होंने मैक्रो, ये माइक्रो है। सी वाला करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? उसमें आपका नाइट्रोजन, आपका फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपका मैक्रो वाले हैं। तो आपके माइक्रो में कौन कौन से आ जाएंगे? आपका जैसे आयरन है, आपका जिंक है, ये माइक्रो वाले हैं। जैसे कि आपका कॉपर है ना, या फिर आपका बोरॉन है, ये सारे के सारे माइक्रो है। आपका क्लोरीन, ये सब। Which of the following pairs is correctly matched regarding electromagnetic devices? विद्युत चुंबकीय उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपके सामने उन्होंने पेयर दिया है, एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करेंगे कि भाई किसमें कौन सा है। पहला ये क्या दे रहे हैं? अब देखो हमें देखना सारे हैं,
सो दैट के क्लैरिटी रहे। पहला इन्होंने दिया इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्या ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में? अरे ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये उल्टा दिया है इन्होंने, इसीलिए हमने इसको गलत कर दिया। ट्रांसफार्मर को लेकर ये कह रहे हैं कि ये ऑपरेट करता है डीसी करंट पर, सो दैट के ये वोल्टेज को चेंज कर पाए। गड़बड़ कर दी। ये एसी करंट पर काम करता है, डीसी पर नहीं करता, तो यहाँ पर एसी करंट होना चाहिए था। इलेक्ट्रोमैग्नेट को इन्होंने बोला है कि ये एक परमानेंट मैग्नेट है, ये भी इन्होंने गलत कर दिया, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर इन्होंने आपको दिया था इलेक्ट्रिक बेल यानी कि विद्युत घंटी। इलेक्ट्रिक बेल को लेकर ये बोल रहे हैं इट यूजेस द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सही है। जो विद्युत घंटी है ना, उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही करंट फ्लो करता है, कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, आर्मेचर अट्रैक्ट होता है और बेल बजती है। सर्किट ब्रेक होता है, मैग्नेटिज्म खत्म और साइकिल फिर अपने आप को रिपीट करती है। तो इसी कॉन्टिन्यूस मेक ब्रेक से आपकी जो बेल है वो रिंग। फिजिक्स की बेसिक थ्योरी है, प्रिंसिपल है। असर्शन रीजन बेस्ड सवाल है। कथन में कह रहे हैं कि मिशन अमृत सरोवर प्रमोट्स वाटर कंजर्वेशन, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यानी कि असर्शन में इन्होंने क्या कहा है कि मिशन अमृत सरोवर जल संरक्षण को बढ़ावा देता है, बात बिल्कुल सही है। उसका रीजन दे रहे हैं कि इट एम्स टू कंडक्ट 75 पॉइंट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट बाय 2024। इसका लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक जिले में 75 तालाबों का निर्माण करना है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड द रीजन एक्सप्लेन असर्शन, तो ये आपका सही। बाकी मिशन अमृत सरोवर को लॉन्च करा गया था भाई 2022 में। उद्देश्य क्या था वो आपके सामने कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 75 पॉइंट्स को कंस्ट्रक्ट करा जाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग करी जाएगी, रूरल वाटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाएगी, तो इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जल शक्ति और आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सामने लाया गया। कंसिडर दी स्टेटमेंट्स अबाउट रॉफ। ये हारिस रॉफ नहीं है, ये दूसरा रॉफ है। आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट, इट इज अ वुमेन्स ग्रुप डांस ऑफ कश्मीर यूजुअली परफॉर्म्ड एट ईद। यह कश्मीर पर महिलाओं का एक समूह नृत्य है जो आमतौर पर ईद पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। राव कश्मीर का वुमेन ग्रुप डांस है जो कि ईद पर परफॉर्म होता है। वुमेन लाइन में डांस करती हैं और अपना एक रिदमिक मूवमेंट्स के साथ डांस करती हैं। डांसर्स अलाइन इन टू फेसिंग रोज एग्जीक्यूटिंग टू हील फुटवर्क कॉल्ड रास, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। राव की ये खास पहचान है कि इसके अंदर ना एक फुटवर्क का पैटर्न होता है। तो आप रॉफ को लेकर याद रखिएगा, इसका संबंध किससे है? कश्मीर से। वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म करा जाता है, ईद या बाकी के त्योहारों पर इसको परफॉर्म करते हैं। और ये जो इनके टो हील फुटवर्क है ना, इसको क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। नेक्स्ट है असर्शन रीजन बेस्ड सवाल। असर्शन में बोल रहे हैं कि इंडियाज रैंक इन दी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स इज लोअर देन मोस्ट साउथ एशियन नेबर्स। वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान अधिकांश दक्षिण एशियाई देशों से कम है, ये बात अनफॉर्चुनेटली सही है। तो इंडिया की रैंक ये ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में अपने कई साउथ एशियन नेबर्स से कम है, और ये जनरली सही माना जाता है क्योंकि रिसेंट जो रैंकिंग्स थी उसके अनुसार ऐसा है। इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा इज लोएस्ट, ये क्या बात कह रहे हो जी? इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा ही गलत है आपका। अफगानिस्तान नेपाल जैसे देशों की पर कैपिटा इनकम इंडिया से कम रही है, इसलिए इंडिया लोएस्ट नहीं है साउथ एशिया में। ठीक है, तो असर्शन सही था, रीजन इसका फॉल्स था। अब इसमें एक और चीज आपको याद रखना है, जैसे कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, उसको आप सिर्फ जीडीपी पर बेस्ड नहीं मानते कि मैं इसको इससे लिंक कर दूंगा। उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें सोशल सपोर्ट पर बात होती है, फ्रीडम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, करप्शन कैसा है, मतलब करप्शन का जो परसेप्शन है। ठीक है। विच इंडियन रिवर वॉज एडेड टू द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान इन 2024? 2024 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में किस भारतीय नदी को जोड़ा गया था? अब हर समय पर कुछ ना कुछ आपकी ऐसी न्यूज सामने आती हैं, तो ये मूसी नदी है यार।
नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान यानी कि एनआरसीपी में इसको ऐड किया गया 2024 में। मूसी रिवर को लेकर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ये आपका हैदराबाद से फ्लो करती है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सहायक नदी है। बहुत ज्यादा ये पॉल्यूटेड हो चुकी है, इसीलिए इसको कंजर्वेशन के अंदर लाया गया था। आर्टिकल 50 इज पार्ट ऑफ विच सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अनुच्छेद 50 संविधान के किस भाग का हिस्सा है? क्या कह रहे हो कि सर ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था? आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसमें आपका डीपीएसपी के अंदर आता है। ठीक है। आर्टिकल 50 क्या कहता है? ये कहता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना चाहिए, मतलब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने की बात करता है। तो एक गवर्नेंस सही तरीके की हो, इंडिपेंडेंट हो, उस पर बनाने के लिए ये आपका आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि कोर्ट में जाकर आप इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। ठीक है। अरेंज दी फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये 3 दिए गए हैं। ये जब जब आए हैं उसके हिसाब से इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। पहला है जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड। जीएसटी काउंसिल का गठन कब करा गया था? 2016 में करा गया था। जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग इससे मिली। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल 101वां अमेंडमेंट एक्ट इनेक्टेड, ये कब करा गया था? ये 1 जुलाई 2017 को करा गया था। इसमें वन नेशन नहीं, इसमें जो आपका किसकी बात हुई थी? इसमें सेंटर और स्टेट का नहीं यार, ये जो, एक मिनट, ये जो 101वां अमेंडमेंट एक्ट है, ये जीएसटी की कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिली थी ना, ये 2016 में था। और फिर जीएसटी काउंसिल का जो गठन करा गया वो करा गया सितंबर 2016 में। ठीक है। सेंटर और स्टेट के जॉइंट डिसीजन मेकिंग बॉडी को बनाना। फिर जीएसटी लॉन्च कब करा गया? ये 1 जुलाई को करा गया 2017 में। अब सबसे पहले कौन आया आपका? ये आया 2016 में, इसको लाया गया था। तो दूसरा आएगा, पहले ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। फिर आपका कौन सा आया? फिर आपका ये आएगा, फर्स्ट वाला। तो ये बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है। असर्शन रीजन बेस्ड सवाल है। असर्शन में कह रहे हैं कि द आईपीआर 1956 क्रिएटेड एन इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन इनटू शेड्यूल ए, बी एंड सी। आईपीआर 1956 में उद्योगों को अनुसूची ए, बी, सी में वर्गीकृत किया। अब क्या ये बात सही है? ये वाली बात बिल्कुल सही है। ओके। क्लासिफिकेशन करा था इन्होंने। दिस वाज टू आइडेंटिफाई सेक्टर्स फॉर एक्सक्लूसिव स्टेट कंट्रोल, जॉइंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन। ये वाला रीजन इनका सही है। तो देखो, इसके क्लासिफिकेशन का उद्देश्य था कि किस सेक्टर में स्टेट का कंट्रोल होगा, किस में ज्वाइंट होगा और किस में प्राइवेट होगा। तो दोनों ही सही है, ये है कि नहीं? और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको। तो ये ए वाला ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई। रिगार्डिंग अर्थ मेजर क्लाइमेटिक जोन्स, पृथ्वी के प्रमुख जलवायु क्षेत्रों के संबंध में इन 2 स्टेटमेंट को देखो और बताओ कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। ट्रॉपिकल जोन्स एक्सपीरियंस मिनिमम सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मौसमी तापमान परिवर्तन न्यूनतम होता है। बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि ये इक्वेटर के पास होता है। सन की जो किरणें होती हैं वो ऑलमोस्ट डायरेक्टली इनके ऊपर पूरे साल पड़ती हैं। टेम्परेट जोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स, यानी कि 4 स्पष्ट ऋतुएं इसमें पाई जाती हैं। स्प्रिंग होती है, समर होती है, ऑटम होता है और विंटर होता है। ये भी ठीक है, बोथ करेक्ट है इसमें। तो ये था डिस्कशन। इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। कोई भी इश्यू तो आप कमेंट जरूर छोड़ें।